अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जनरल वेव प्रॉपर्टीज का दूसरा लेक्चर है, जनरल वेव प्रॉपर्टीज 02। और इसमें हम वेव की प्रॉपर्टीज और उसके करेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे। 3 प्रॉपर्टीज और कुछ करेक्टर्स हैं, सही है, तो उनके बारे में देखेंगे। और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो हमारा एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसको कवर करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे, सही। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा भाई, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। अच्छा, मैंने ये जो रिपल टैंक बनाया, एक तो पहले इसको समझ लो। रिपल टैंक एक ऐसा वो इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लैब में इस्तेमाल किया जाता है वाटर की वेव को स्टडी करने के लिए। इसके बहुत सारे हिस्से होते हैं, अलग अलग हिस्से हैं। एक ये वाटर ट्रे है जिसमें पानी डाला जाता है, और ये वाटर ट्रे मतलब बिल्कुल छोटा होता है, तो इसमें बहुत कम पानी आता है। यानी पानी इतना होता है कि वो गहरा नहीं होता, बहुत शैलो वाटर होता है। शैलो वाटर से मतलब मुराद ये होता है कि एक तो गहरा हुआ पानी होता है और एक वो हिस्सा होता है जो गहरा नहीं होता। तो जो गहरा नहीं होता उसको हम शैलो वाटर, शैलो रीजन कहते हैं, सही है। तो इसमें जो पानी होता है वो शैलो होता है, यानी बहुत गहरा नहीं होता। ये वो पानी डाला है ब्लू कलर से जो मैंने बनाया, सही है। यहाँ पर ये इसका वाइब्रेटर है। वाइब्रेटर काम क्या करता है? वेव्स जनरेट करता है। और ऊपर ये लैंप लगा हुआ है। लैंप की मदद से होता है ये, क्योंकि ये जो वाटर ट्रे ये शीशे होते हैं इसमें, सही है, ट्रांसपेरेंट शीशा होता है। तो जब इस पे ये वाटर लैंप से जब रोशनी पड़ती है तो नीचे हमने ये कागज रखा होता है, सही है। कागज पे इसके वेव के पैटर्न नजर आने लग जाते हैं, सही है। तो ये हमारा पूरा कुल मिला के जो हमारे पास ये है, अल्लाह आपका भला करे, रिपल टैंक, सही है। अब यहाँ पे मैंने वेव की प्रॉपर्टीज लिखी है। 3 प्रॉपर्टीज मैंने स्टडी करनी है। एक है रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन, एक है डाइफ्रैक्शन, सही है। अच्छा भाई, रिफ्लेक्शन आपको पता है कि भाई, अगर मैं यहाँ पे बता देता हूं, मेरे पास ये एक दीवार है। दीवार पे मैंने यहाँ पे इस तरीके से बॉल मारी, तो बॉल क्या होती है? मेरे पास वापस आ जाती है। जब मैं बॉल मारता हूं दीवार पे तो बॉल मेरे पास क्या होती है? वापस आ जाती है। तो इसी बॉल का दीवार से टकराना और टकरा के वापस आना, ये हमारे पास कहलाता है सिंपल रिफ्लेक्शन। देखो भाई, यहाँ पे 2 मीडियम है, एक ये एयर है और एक ये दीवार है, जिसको दीवार, सही है। तो बॉल पहले एयर वाले मीडियम में थी, यानी हवा में थी, तो हवा से गई दीवार पे टकराई और टकरा के वापस उसी हवा वाले मीडियम में आई, सही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक मीडियम से जाकर दूसरे मीडियम से टकराना और वापस उसी सेम मीडियम में आना, यह फिनोमेना हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन, सही है। तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि भाई, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग एन अदर मीडियम, सही है। लेकिन हमने जो ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी देखनी है, ये देखनी है वाटर वेव के हवाले से। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है कि भाई, ये चीज है असल में, सही है। ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक के ये जो नीचे पेपर रखा होता है जिसपे वेव के पैटर्न्स बनते हैं, क्या बनते हैं? वेव के पैटर्न्स बनते हैं, वो असल में हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, सही है। तो इसमें जो वेव जनरेट होती है तो ये लाइंस की शक्ल में नजर आती है इस पेपर पे, सही है। अब मैंने किया क्या, इस रिपल टैंक में इस तरीके से एक बैरियर लगा दिया। जब मैंने बैरियर लगाया इस तरीके से, तो जो नीचे पेपर पे जो मुझे पैटर्न नजर आया वो कुछ इस तरीके से। पैटर्न क्या नजर आया कि भाई, वेव्स ऐसे गई और बैरियर से टकराने के बाद ऐसे क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। वेव गई, बैरियर से टकराने के बाद क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, सही है। तो रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब टकरा के वापस आना। तो यहां से वेव ऐसे गई, बैरियर से टकराया और वापस आया, सही है। तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि बाउंसिंग बैक ऑफ वेव। अच्छा, जो वेव जा रही होती, मतलब जो वेव टकराने के लिए जा रही होती है, उन वेव को हम कहते हैं इंसिडेंट वेव, और जो वेव टकरा के वापस आ जाती है उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव, सही है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू सेम मीडियम, सही है, यानी जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस आ गई बाय स्ट्राइकिंग अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम को टकराते हैं। और दूसरा मीडियम हमारे पास कौन है? बैरियर है, सही है। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब आता है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। देखो भाई, रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है
कि अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज इस तरीके से जो है रिफ्लेक्शन में हमारे पास होता क्या है कि दूसरी चीज से टकराती है तो वापस आती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन में ऐसे जाता है, उस चीज से टकराने के बाद उसमें पेनिट्रेट कर जाता है, यानी उसके अंदर चला जाता है, सही, और फिर उसके आर पार निकल जाता है। जैसे कि मेरे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि एक शीशा ले लो, सही, और उसमें से लाइट मारो तो लाइट आर पार हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, यानी जिसमें से कोई चीज आर पार नहीं हो सकती, तो लाइट टकरा के वापस आएगी, ऐसा ही है ना। तो मैंने यहाँ पे लिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और जब मैंने उस पर लाइट मारी तो देखने को मिलता क्या है कि भाई ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो जब मैं इस पर लाइट ऐसे मारता हूं तो मेरे को दिखता क्या है कि भाई हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, ये लाइट की रे आई, लाइट की रे इसमें पेनिट्रेट करती है, लेकिन बिल्कुल सीधी नहीं पेनिट्रेट करती। किस तरह से पेनिट्रेट करती? अगर सीधी जाएगी तो इस तरीके से जाएगी ना, तो इस तरह नहीं जाती, बल्कि थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज कर लेती है, थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, सही है। और डायरेक्शन कब तक चेंज रहती है? जब तक वो इस मीडियम में रहती है, यानी एयर से गई ग्लास में और ग्लास से फिर निकल के वापस एयर में आती है, सही है। तो एयर से जब अब गिलास में जाएगी तो गिलास में जाने के बाद ये अपने डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर लेती है, सही है। जब गिलास से निकल के वापस एयर में आती है तो डायरेक्शन बिल्कुल फिर से चेंज हो जाती है, यानी वही सेम डायरेक्शन हो जाती है जो पहले वाली डायरेक्शन थी, सही है। तो ये फिनोमेना कि जिसमें एक चीज, जो रे है, जो वेव है, जो भी चीज है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और दूसरे मीडियम में जाने के बाद अपना पाथ चेंज कर दे, अपना रास्ते की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर ले, यानी थोड़ा सा मुड़ जाए, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोला भाई कि भाई जब एक चीज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते को थोड़ा सा कर्व कर लेती है, थोड़ा सा मोड़ लेती है, थोड़ा सा चेंज कर लेती है, सही है। तो ऐसे इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसमें यह नहीं होता कि भाई इससे टकरा के वापस आएगी, इसमें पेनिट्रेट करेगी लेकिन अपना रास्ता चेंज कर लेगी। अब इसी फिनोमेना को हमने वाटर वेव में देखना है। वाटर वेव में होता क्या है कि हमारे पास, जैसे अभी इसमें ये हमारे पास जो एयर होता है ये लाइटर मीडियम कहलाता है, हल्का मीडियम, यानी लाइटर मीडियम मतलब ये है कि इसमें इस लाइट रे की स्पीड ज्यादा होती है, और जो ग्लास वाला मीडियम है ये कहलाता है डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम? डेंसर। तो इसमें इस लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, सही। तो इस तरीके से दो मीडियम होते हैं। वाटर में भी हम इस तरीके से दो मीडियम बनाते हैं। दो मीडियम कैसे बनाते हैं कि भाई यहां पे हम करते क्या है कि इस तरीके से पानी में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ऑब्जेक्ट के रखने से होता क्या है कि ये वाला हिस्सा गहरा हो गया और ये वाला हिस्सा कम गहरा, यानी ये वाला हिस्से में पानी जो है वो गहरा नहीं है और ये वाले हिस्से में पानी क्या गहरा है, यानी ये मेरे पास डीप रीजन बन गया और ये वाला रीजन मेरे पास क्या है, शैलो रीजन। तो यहाँ पे मेरे पास दो रीजन बन जाते हैं। तो आप देखते हो कि भाई जब पानी की लहरें, जब वाटर वेव जब डीप रीजन से शैलो रीजन में जाती है, जब डीप रीजन से शैलो रीजन में जाती है तो वाटर की वेव जो होती है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। जैसे कि लाइट रे जो थी एयर से ग्लास में गई तो अपना डायरेक्शन चेंज किया। इसी तरीके से हमारे पास वाटर की जो वेव होती है जब वो डीप रीजन से शैलो रीजन में जाती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि जब लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड भी कम हो जाती है। आप अगर कभी सी वी हो गए, समंदर में गए तो आपने देखा होगा कि जब आप गहरे पानी में जाते हो, तो समंदर की जो लहरें होती हैं, समंदर के पानी की जो लहरें होती है उसका जोर ज्यादा होता है। क्या होता है? उसका जोर ज्यादा होता है। लेकिन जब आप किनारे वाले पानी में खड़े होते तो उस वेव का लहरों का जोर कम होता है। तो मतलब वो डीप रीजन में उसका जो
वेव की स्पीड थी वो ज्यादा थी, इसीलिए उसका जोर ज्यादा था। और जब आप किनारे पे आते हो तो वो शैलो रीजन होता है, यानी वो डीप नहीं होता। डीप ना होने से मतलब क्या, वो गहरा नहीं होता, तो वहां पे आके उस वेव की स्पीड कम हो जाती है। और अगर आप गौर से देखो कभी समंदर के किनारे पे खड़े होगे, तो जब गहरे पानी से शैलो रीजन में जब पानी आता है तो वेव की डायरेक्शन थोड़ी सी कर्व होती रहती है, सही। अगर आप देखो तो गहरे पानी में समंदर की लहरें इस तरह से बड़ी बड़ी लहरें होती हैं। गहरे पानी में समंदर की लहरें ऐसे बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जब वो किनारे तक पहुंचती है तो इसकी लहरें छोटी छोटी हो जाती है, सही। तो ये जो लहरें, जो लहरों का बड़ा होना और छोटा होना, ये आपकी वेव की स्पीड के साथ इसका ताल्लुक होता है। ये भी हम कैरेक्टर्स में डिस्कस करेंगे, सही। तो कुल मिला के बात क्या, अच्छा यहाँ पे जो हमने देखा कि भाई जब वेव हमने जनरेट की तो डीप रीजन से जब शैलो रीजन यानी गहरे रीजन से कम गहरे रीजन में जब गई तो पानी की वेव्स ने अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज किया, और ये पैटर्न हमें इस पेपर में देखने को मिला, सही है। तो ये हमने यहाँ पे बनाया, ये देखो ये पानी की वेव्स है, ये डीप रीजन वाली है, सही है। तो जब ये शैलो रीजन में दाखिल हुई तो ये देखो आप, ये वेव थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, सही है, यानी इसने अपना पाथ थोड़ा सा कर्व कर लिया, थोड़ा सा चेंज कर लिया। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, सही है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि भाई व्हेन अ वेव एंटर्स फ्रॉम डीप रीजन टू शैलो रीजन, डीप रीजन से शैलो रीजन, डीप रीजन यानी जहां पे पानी ज्यादा है, शैलो रीजन यानी जहां पे पानी कम है, सही है। तो वो अपना द वेव विल चेंज इट्स डायरेक्शन, तो वेव क्या करती है, अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती है, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, सही है। अब आखिरी वाला जो है इसमें डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव ये होता है कि भाई यहां पे मैंने किया क्या, मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल रख दिया, ऑब्स्टेकल से मुराद ये है कोई रुकावट लिया है, और उस रुकावट के बीच में इस तरीके से गैप है, ये देखो आपको छोटा सा गैप नजर आ रहा होगा, सही। तो होता क्या है कि जब ये वेव इस तरीके से आती है और इस रुकावट से गुजरती है तो ये वेव फैलने लग जाती है। इस रुकावट के बीच का जो सुराख है, जब इसमें से निकलती है तो ये वेव्स फैलने लग जाती है। फैलती किस पैटर्न से, जो हमें इस पैटर्न पे मिला कि भाई जब ये वेव्स इस तरीके से आई और इस सुराख से जब निकली तो ये वेव्स ऐसे सर्कल का शक्ल इख्तियार किया, सही है। तो सर्कल का शक्ल का इख्तियार करने का मतलब क्या है कि भाई ये वेव्स क्या हो गई, फैलने लग गई हैं, सही है। तो इसी वेव्स के फैलने को, इसी वेव्स के स्प्रेड होने को ऑब्स्टेकल से गुजरने के बाद, ऑब्स्टेकल यानी रुकावट से गुजरने के बाद जब वेव्स इस तरीके से फैल जाए तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव, सही है। तो द स्प्रेडिंग ऑफ वेव, स्प्रेड यानी फैलना, नियर एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल से गुजरने के बाद इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव, सही है। तो ऑब्स्टेकल की वजह से वेव्स का स्प्रेड हो जाना ये कहलाता है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। अब आते जरा इसके कैरेक्टर्स पे, वेव की कैरेक्टर्स पे। अच्छा भाई, अब आते हैं जरा अपने वेव के कैरेक्टरिस्टिक पे। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव फ्रंट, वेव स्पीड, सही है। तो पहले जरा एक वेव बना लेते हैं। ये है मेरे पास एक वेव, सही है। या फिर इसको जरा इस तरीके से बना लेते हैं कि अच्छा, अगर आपको पिछले लेक्चर में याद हो, मैंने कुछ बातें बताई थी कि भाई वेव में एक पॉइंट जो होता है जिसका नाम होता है मीन पोजीशन, सही है। और वो पॉइंट जो बिल्कुल आखिरी कोना होता है उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, सही है। और एक्सट्रीम पोजीशन ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। ऊपर वाला एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है क्रस्ट, नीचे वाला एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है ट्रफ, सही है। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक का डिस्टेंस मैंने कहा था ये कहलाता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है भाई, एम्पलीट्यूड। और एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस ये हमारे पास कहलाता है वेव का डिस्टेंस, सही। ये कुछ कल वाली बात है जो रिवाइज हो गई, सही, पिछले लेक्चर की बात।
अब जरा देखते हैं टाइम पीरियड के बारे में बात की जा रही है। टाइम पीरियड में कह ये रहे हैं कि भाई जो एक पॉइंट होता है वेव के ऊपर, उसको वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। अब ऑसिलेशन और वाइब्रेशन एक ही चीज है। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन से क्या मुराद है कि भाई ये मेरे पास वेव है, पूरी वेव है, सही है, मैं इस पे कहीं पे भी पॉइंट ले सकता हूं, मान लो ये पॉइंट ले लिया, सही है। इस पॉइंट के ऑसिलेशन से मुराद ये है कि भाई ये जब ऊपर जाएगी, सही है, ऊपर जाके फिर नीचे आएगी और यहां पे फिर वापस आएगी, ये इसकी कहलाती है वन ऑसिलेशन, सही है। तो इस ऑसिलेशन में या इस वाइब्रेशन में जो ये टाइम लगाती है, क्या लगाती है, टाइम लगाती है, वो इसका कहलाता है टाइम पीरियड, सही है। यानी ये वाइब्रेशन में जितना टाइम लगाएगी, ऊपर नीचे जाने में जितना टाइम लगाएगी, ये वेव के ये पॉइंट, एक पॉइंट थोड़ी, बहुत सारे पॉइंट है, तो ये पॉइंट जितना टाइम लगाएगी वो टाइम इसका कहलाएगा टाइम पीरियड। सिंपल सी बात है। और उस टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड्स में। दूसरी बात ये है कि किसी भी पॉइंट को, सही है, या फिर पॉइंट नहीं बल्कि हमारे पास एक गिवन टाइम है, मेरे पास एक टाइम दे दिया गया, सही, और उस टाइम में हमारे पास जो मीडियम है जिसमें से वेव गुजर रही है, जिससे वेव प्रोड्यूस हो रही है, वो मीडियम वाटर भी हो सकता है, वो मीडियम रोप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो वेव प्रोड्यूस जनरेट कर रहा है। अब वो मीडियम उस गिवन टाइम में कितनी नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस कर रहा है, यानी मिसाल के तौर पे मुझे 1 सेकंड दिया गया, तो 1 सेकंड में वो मीडियम कितनी वेव जनरेट कर रहा है, कितनी वेव प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी वेव बना रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो यहां लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ मीडियम, मीडियम कुछ भी हो सकता है जिसमें से वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो जितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट टाइम में, तो वो कहलाती है उसकी क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, तो यानी नंबर ऑफ वेव्स कितनी नंबर ऑफ वेव्स है और कितने टाइम में, सही है, टाइम पीरियड, कितने टाइम में कितनी वेव्स प्रोड्यूस करता है, ये जो है ये फिनोमेना, ये कैरेक्टर उसके मीडियम का कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी, सही है। अगर मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ वेव्स जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो मेरे पास है 1, यानी उस टाइम में मेरे पास एक वेव प्रोड्यूस कर रहा है और टाइम पीरियड मेरे पास है t, तो ये फॉर्मूला मेरे लिए क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड मेरे पास क्या, कैपिटल T, तो फॉर्मूला मेरे लिए क्या बन जाएगा, 1 टाइम पीरियड, सही है। तो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं फ्रीक्वेंसी का हमेशा कि भाई फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1/t के, और फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है हमारे पास हर्ट्ज, जिसको हम HZ से डिनोट करते हैं, सही है। नंबर ऑफ वेव्स को अगर 1 के बराबर ले लें, यानी एक वेव प्रोड्यूस हो रही है गिवन टाइम में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1/t, सही है। अच्छा भाई, उसके बाद आते हैं वेवलेंथ पे। तो वेवलेंथ हमारे पास, जैसे ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, सही है। अच्छा, एक वर्ड है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। अब अगर मैं इस क्रस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं साथ में इस क्रस्ट की बात करूंगा, बजाय इस क्रस्ट के लिए इस क्रस्ट की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बाद जो क्रस्ट आता है वो ये वाला है। अगर मैं इस ट्रफ की बात कर रहा हूं तो मैं इसके लिए इस ट्रफ की बात करूंगा, इस ट्रफ के लिए मैं इस ट्रफ की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बाद ये वाला आ रहा है। तो इसी का मतलब होता है कंसेक्यूटिव के इसके बाद कौन सा वाला आ रहा है उससे आप बात करोगे, सही है। तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान का फासला या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान का फासला, ये हमारे पास कहलाता है वेवलेंथ, और जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, लैम्डा से शो करते हैं, सही। अच्छा, ये ट्रांसवर्स वेव। अगर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव हो तो उसमें कैसी बात होगी, तो उसमें इस तरीके से बात होगी कि भाई ये इसमें कंप्रेशन का रीजन आ गया,
ये इसमें रेयरफेक्शन का रीजन आ गया, फिर कंप्रेशन, सही है, और ये रेयरफेक्शन। तो दो रेयरफेक्शन के दरमियान का डिस्टेंस या दो कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस, ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, लैम्डा, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, सही है। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ड्राफ्ट और टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, सही है। या तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस या तो दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस, ये बात होती है ट्रांसवर्स वेव में। या तो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस या तो दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन के दरमियान का डिस्टेंस, ये बात होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ये हमारे पास कहलाती है वेव लेंथ, सही है। अच्छा भाई, अब आता है हमारे पास एक फिनोमेना वेव फ्रंट। वेव फ्रंट होता है क्या है, जैसे मैंने मान लो ये मैंने वेव्स बनाई है, ये मेरे पास एक वेव ये रही, ये दूसरी वेव ये रही, ये तीसरी वेव है, ये चौथी वेव है, सही है। अब इस पे मैंने एक पॉइंट सजेस्ट कर लिए और वो पॉइंट एक ही फेज में होने चाहिए, एक ही फेज से मुराद ये कि एक ही लाइन में होने चाहिए, सही है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, सही है, ये लाइन होती नहीं है, हमने इमेजिनरी लाइन बनाई होती है, सही है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हमारे पास कहलाती है वेव फ्रंट। अब इस लाइन से ये आसानी हो जाती है कि हमें पूरी पूरी वेव नहीं बनानी पड़ती, बल्कि इसी वेव फ्रंट से ही हम वेव की स्टडी कर लेते हैं, सही है। तो वेव फ्रंट के इट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन अ वेव, किसी भी वेव पे एक इमेजिनरी लाइन जो के सारे पॉइंट्स जो के एक ही फेज में होते हैं उनको ज्वाइन कर दे, सारे पॉइंट्स जो के एक ही फेज में उनको क्या करे, ज्वाइन कर दे, वो लाइन कहलाते हैं हमारे पास वेव फ्रंट, सही। अब जरा आ जाओ वेव स्पीड पे। वेव स्पीड हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक डेरिवेशन भी जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव स्पीड क्या है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में कवर कर रहा है। यहां पे भी यही है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन वेव, किसी भी वेव पे जो पॉइंट है, यानी मिसाल के तौर पे ये पॉइंट है, तो ये जितना डिस्टेंस कवर करे, ये मान लो ये इसने डिस्टेंस कवर किया यहां तक, सही है, ये इसने डिस्टेंस कवर किया और इस डिस्टेंस को कवर करने में इसने कितना टाइम लगाया, ये इसकी वेव स्पीड है, सही है। अच्छा भाई, अब इसका हम जरा डेरिवेशन देख लेते हैं, जिस डेरिवेशन की मैं बात कर रहा था। अच्छा भाई, वेव स्पीड से मुराद क्या, स्पीड मुराद क्या होती है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम v से शो करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास v क्या है कि भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना टाइम डिस्टेंस कवर किया वेव के पॉइंट ने और कितने टाइम में कवर किया। अच्छा भाई, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं डिस्टेंस को लैम्डा, डिस्टेंस को किसके बराबर ले लिया, लैम्डा के, क्योंकि हमारे पास वेव में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा ही कहलाता है। और मैं यहाँ पे टाइम को ले लूं टाइम पीरियड के बराबर, यानी कैपिटल टी के बराबर, तो मेरे पास ये फॉर्मूला कुछ यूं बन जाएगा कि भाई लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। इस फॉर्मूले को मैं यूं लिख सकता हूं कि v इक्वल टू 1/t मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, क्योंकि 1 लैम्डा से मल्टीप्लाई होकर वापस लैम्डा अपॉन टी बन जाएगा। और मुझे बताओ ये 1/t किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के, तो मेरे पास यहाँ पे v किसके बराबर आ जाएगा, f लैम्डा। ये हमारे पास डेरिवेशन हो गई वेलोसिटी की कि v किसके बराबर होता है हमारे पास, f लैम्डा के, सही है। तो ये हमारे पास स्पीड के लिए फॉर्मूला बन गया, इसके थ्रू हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब जरा आगे आते हैं, थोड़े 2-3 न्यूमेरिकल जो कि एक्सरसाइज के नहीं है, एग्जांपल्स के न्यूमेरिकल है, उनको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, आप जरा इस वेव की कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए बुक वालों ने 2 एग्जाम्पल के तौर पर न्यूमेरिकल दिए, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है। इसको करने के बाद मुझे नहीं लगता आपके कोई डाउट रह जाएंगे इन टॉपिक्स में, सही है। पहला न्यूमेरिकल अगर आप देखें तो इसमें लिखा है द गिवन फिगर, यानी ये जो फिगर दिया है यानी ग्राफ दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का है, यानी इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट जो कि सेंटीमीटर्स में लिखी हुई है, सही है, cm यानी सेंटीमीटर्स, 10, 5, -5, 10, सही है। और ये जो x एक्सिस पे है ये इन्होंने टाइम लिखा है, सही है। ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग टू द राइट, सही है, वेव ट्रेवल कर रही है राइट साइड पे विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड।
आपको पता है भाई न्यूमेरिकल में पहला बनता है डाटा। वेव की स्पीड दी है 4 मीटर पर सेकंड, यानी वेव की वेलोसिटी आ गई हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हमसे पूछ रहे व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या REQUIRED, एक तो स्पेलिंग में बड़ा मसला होता है। तो टाइम पीरियड यानी कैपिटल T कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, अच्छा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव, सही है, यानी लैम्डा कितना है। ये सारी चीजें हमसे पूछिए। अब जरा इसका सोल्यूशन शुरू कर दें। अब सबसे पहले टाइम पीरियड तो हमारे पास इस ग्राफ से ही आ जाएगा। ग्राफ से कैसे आएगा कि भाई हमें पता है कि टाइम पीरियड से क्या मतलब होता है कि भाई एक ऑसिलेशन का पूरा होना, एक ऑसिलेशन का पूरा होने का मतलब ये होता है, एक वाइब्रेशन के पूरे होने का मतलब ये होता है कि भाई ये अगर मेरे पास लाइन है और अगर पार्टिकल ने यहां से मूव करना शुरू किया है तो मतलब ये है कि भाई यहां से ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आने के बाद जब इसी लाइन पे आता है तो इसका मतलब यहां से इस तरह से जाने के बाद, यहां से वापसी आने के बाद यहां तक का जो टाइम लगाया है उसने, ये उसका कहलाता है टाइम पीरियड। बात को जरा समझो, जिस पॉइंट पे शुरू हुआ उसी पॉइंट पे आके लाके रुकेगा, लेकिन ऊपर का चक्कर भी काटेगा, नीचे का चक्कर भी काटेगा, ये शर्त है। अगर ये वेव कहीं ऐसे शुरू होती है कि भाई यहां से शुरू हुई और यूं गई, फिर यूं आई, सही है, इस तरह से, तो अब मुझे बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, कहां से कहां तक होगा। तो यहां से ऊपर से नीचे जाते वक्त जो टाइम लगेगा और नीचे से ऊपर आते वक्त जो टाइम लगेगा, तो ये जो पूरा यहां से यहां तक जो टाइम है ये इसका कहलाएगा टाइम पीरियड, सही है। अगर मैं इस पॉइंट पे कैलकुलेट करूंगा, इस पॉइंट से, मान लो अभी तो इस पॉइंट से है ना, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये कहलाएगा इसका टाइम पीरियड। अगर मेरे पास पॉइंट ये वाला होता तो मैं टाइम पीरियड कहां पे देखता, यहां पे, ये वाली, यहां पे देखो, अगर आप गौर करो तो अभी मेरे पास जो वेव है, अगर मैं वेव के टाइम पीरियड चेक करना चाहूं, अगर मैं इस पॉइंट के एतबार से चेक करना चाहूं तो जो एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है वो यहां आके कंप्लीट हो रही है, मतलब 0.4 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। अगर मैं इस पॉइंट से चेक करना चाहूंगा तो मैं पहले इस तरह से नीचे जाऊंगा, फिर यहाँ पे इस तरह से ऊपर आऊंगा, तो यहां से चेक करो 0.1 से लेकर ये यहां तक 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1, 2, 3, 4, इधर भी 0.4 सेकंड लगे, मतलब जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे लाके रुकेगा और वहां तक आने में इसको कितना टाइम लगता है, यही इसका कहलाता है टाइम पीरियड, सही है। तो अगर मैं इस पॉइंट से चेक करूं तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी कि यहां से जा रहा है और फिर इस लाइन में इस पॉइंट पे आके रुक रहा है और इस पॉइंट पे जो टाइम है वो है 0.4 सेकंड, तो सीधा सीधा मेरे पास टाइम पीरियड जो हो गया वो कितना हो गया, 0.4 सेकंड्स, सही है। अच्छा भाई, अब अगर मेरे पास टाइम पीरियड आ गया तो मेरे लिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मुझे पता है 1/T, और मैं इस तरीके से रखूंगा F = 1/0.4, कैलकुलेटर में रख के इसका आंसर निकाल लीजिए, सही है। और जो आंसर होगा उसका यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज, सही है। इसी तरीके से अगर अल्लाह आपका भला करे मुझे लैम्डा निकालना है तो मेरे पास यहां से आ जाएगी फ्रीक्वेंसी कितनी, फ्रीक्वेंसी को जरा मैं बुक में देख लेता हूं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस टाइम पे, तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 2.5 हर्ट्ज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, हाँ 2.5 हर्ट्ज, इतनी है ये जी भाई। अब मुझे लैम्डा निकालना है तो मुझे पता है भाई मैं लैम्डा यहां से निकाल सकता हूं, V बराबर होता है F लैम्डा के, मेरे पास V भी मौजूद है, मेरे पास F भी मौजूद है, तो मैं लैम्डा कैसे निकालूंगा, ये फॉर्मूले को इस तरह से अरेंज कर लूंगा कि V = F लैम्डा, अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती हो तो लैम्डा को यहीं पे छोड़ दो और फ्रीक्वेंसी को यहाँ ले आओ तो मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड = लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी, वेलोसिटी को ऊपर रखो यानी 4 को ऊपर और फ्रीक्वेंसी को नीचे रख दो, जो आंसर आएगा वो लिख दो और यूनिट होगा हमारे पास मीटर, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, सही है। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, इसमें सिर्फ अगर ये टाइम पीरियड आपको निकालना आ जाए ना
तो सारा हो जाएगा। सही, तो टाइम पीरियड समझ आ गया कि भाई जिस पॉइंट से शुरू हुआ उसी पॉइंट पे लाके रोकना है। अगर जैसे ये पॉइंट से भी मैंने समझा दिया, ये पॉइंट से अगर मैं ट्रफ वाले पॉइंट से समझाऊं, तो अगर ट्रफ वाले पॉइंट से शुरू होगा और दूसरे ट्रफ के पॉइंट पे जब आएगा, तो ट्रफ से लेकर ट्रफ तक आने में, ट्रफ से लेकर ट्रफ तक आने में इसको जो टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड, क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक आने में जो इसको टाइम लगेगा इसका टाइम पीरियड, मीन पोजीशन से लेकर दूसरे मीन पोजीशन तक इसको आने में जो टाइम लगेगा वो इसका टाइम पीरियड। सही, यही है टाइम पीरियड का जमेला और कुछ नहीं है। अब आ जाओ जरा इस दूसरे न्यूमेरिकल पे, वो भी बड़ा आसान है। इतना लंबा लंबा लिखे, सिर्फ इसमें कहानियां बताते जाते हैं और न्यूमेरिकल ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। अच्छा भाई, डाटा हम लिख लेते हैं और रिक्वायर्ड। हमें कहा गया एक फिशरमैन जो कि मछली पकड़ने वाला है, वो बोट में बैठा हुआ है यानी कश्ती में बैठा है, और उसने नोटिस किया कि भाई उसकी जो कश्ती है इज मूविंग अप एंड डाउन रेगुलरली ड्यू टू वेव्स। उसकी कश्ती ऊपर नीचे हो रही है लहरों की वजह से, वेव्स की वजह से, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो कि पानी के सरफेस पे है। अच्छा भाई, इट टेक्स 4.0 सेकंड फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट पॉइंट। अब ये बात समझने वाली है, यानी ये लहरें बन रही है, सही है। बोल रहा है कि भाई बोट ऐसे लहरों से ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और उसने नोटिस किया जब वो हाईएस्ट यानी ऊपर वाले यानी क्रस्ट से लेकर जब वो ट्रफ यानी लोवेस्ट यानी ट्रफ तक पहुंच रहा है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको टाइम कितना लग रहा है 4.0 सेकेंड। सही, 4.0 सेकेंड इसको क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक पहुंचने में टाइम लग रहा है। ये एक बात समझने वाली थी। अच्छा भाई, और अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3.0 मीटर, मतलब यहां से लेकर क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक 3.0 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में इसको 4 सेकंड लग रहे थे। यहां तक बात समझ आ गई। द फिशरमैन सीज दैट द वेव्स क्रस्ट आर स्पेस्ड एट 8.0 मीटर। सही है, मतलब उसने नोटिस किया कि भाई वेव्स की जो क्रस्ट है उसके बीच का जो फासला है वो है हमारे पास 8.0 मीटर। अब देखो भाई यहां से हमें क्या क्या पता चल रहा है। पहले तो देख लेते पूछा क्या क्या है कि भाई व्हाट इज पीरियड यानी टाइम पीरियड मालूम करना है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, हमारे पास व्हाट इज एम्पलीट्यूड ए मालूम करना है, वेवलेंथ भी मालूम करनी है, हमारे पास हाउ फास्ट आर द वेव्स मूविंग यानी वेलोसिटी भी मालूम करनी है। सही है, हाउ फास्ट आर द वेव्स मूविंग यानी वेव्स की स्पीड। तो सारा ही हमसे पूछा हुआ है। हमें दिया हुआ क्या है कि भाई वेव्स की क्रस्ट से क्रस्ट के दरमियान का जो स्पीड है इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि डेटा में हम ये लिख लेते हैं, अल्लाह आपका भला करे, कहाँ गया, इट टेक्स 4.0 टाइम टेकन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट पॉइंट। हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट तक आने में टाइम कितना लग रहा है 4.0 सेकेंड्स। अच्छा भाई, दूसरी बात डिस्टेंस जो है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट, यह हमारे पास है 3.0 मीटर, और दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, यह हमारे पास है 8.0 मीटर। सही है,
अब जरा आओ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंतहाई आसान है, सही है। अगर मैं यहाँ से लैम्डा निकालना चाहूँ तो आपको पता है दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास लैम्डा ही होता है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ सीधी सीधी मेरे पास क्या आ जाएगी 8.0 मीटर। अगर आप अपने लिए वहाँ एग्जाम में जाके कॉपी में जाके ये डायग्राम्स बनाओगे ना तो आपके लिए और आसानी होगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, सही है। अच्छा भाई फिर उसके बाद अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ तो टाइम पीरियड मैंने आपको क्या बताया, एक पॉइंट से लेकर उसी दूसरे पॉइंट तक। अब मुझे इन लोगों ने देखो क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक के आने का टाइम बताया और मुझे क्या पता है कि भाई क्रस्ट से टाइम पीरियड क्या होता है, क्रस्ट से क्रस्ट की तरफ जाने का या ट्रफ से ट्रफ तक पहुंचने का, सही है। क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो होता है टाइम पीरियड, ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक पहुंचने में जो टाइम पीरियड लगता है वही होता है हमारे पास टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है वो है सिर्फ क्रस्ट से ट्रफ तक आने का। तो मुझे बताओ जो टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा वही नीचे से ऊपर जाने में लगेगा, यानी क्रस्ट से ट्रफ तक आने में जो टाइम लगेगा वही ट्रफ से क्रस्ट तक जाने में टाइम लगेगा। तो मुझे बताओ क्या टाइम पीरियड मेरे पास, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4.0, यानी इसको 2 मरतबा कर दो। 4 सेकंड नीचे आने में लग रहे हैं तो 4 सेकंड ऊपर जाने में भी लग रहे हैं, तो मतलब टाइम पीरियड मेरे पास कितना हो गया 8.0 सेकेंड। बात समझ आ गई, मुश्किल इसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई तीसरी चीज, मेरे को टाइम पीरियड पता चल गया, मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं। मेरे पास जो फॉर्मूला है 1/t से, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/8.0। कैलकुलेटर निकाल के इसको सॉल्व करो, सही है। और अगर मैं बुक में देखूं तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी का 0.125 हर्ट्ज, 0.125 हर्ट्ज, सही है। अच्छा अब आते हैं जरा एम्पलीट्यूड पे। तो अगर मुझे बताओ आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था इसमें मीन पोजीशन कुछ ये वाली होगी, सही है, यानी ये मेरे पास इसकी मीन पोजीशन है। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एम्पलीट्यूड के बारे में बताया था। मैंने क्या बताया था, मीन पोजीशन क्या होती है कि भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है कि भाई मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक, यानी मीन से लेकर क्रस्ट तक या मीन से लेकर ट्रफ तक, ये होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। या इसको मैं दूसरे अल्फाज में ऐसे भी कह सकता हूं कि भाई क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है उसका आधा अगर आप कर दो, क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है अगर आप उसका आधा कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड, सही है। ऐसे भी कह सकते हो आप, ऐसे भी कह सकते हो कि मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक ये डिस्टेंस हमारे पास होता है, यानी यहां से यहां तक ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है एम्पलीट्यूड, सही है। और ये असल में क्या है कि भाई यहां से यहां तक का अगर मैं करूं तो ये यहां से यहां तक का क्या है आधा है, सही है। या तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ऐसे भी कह सकता हूं, या तो मैं कह सकता हूं मीन से लेकर क्रस्ट तक या मीन से लेकर ट्रफ तक, ये भी एम्पलीट्यूड है। या मैं ये कह सकता हूं क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है उसका आधा कर दो तो आपके पास आ जाएगा एम्पलीट्यूड। अब मुझे दिया हुआ है क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक का डिस्टेंस जो कि है 3.0 मीटर। अगर मैं इसका आधा करूं, आधा करने का मतलब क्या, 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड। तो इसका आधा क्या आएगा भाई मेरे पास 1.5 मीटर, सही है। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई, एम्पलीट्यूड भी आ गया, टाइम पीरियड भी आ गया, लैम्डा भी आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको निकालना कौन सा मुश्किल काम है, v इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f की वैल्यू आपके पास ये रही, लैम्डा की वैल्यू आपके पास ये रही। इन दोनों को उठा के इस फॉर्मूले पुट करो, आंसर निकालो और कमेंट सेक्शन में इसको लिखो, सही है। अच्छा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें, इसके नोट्स बनाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।